हाँ जी, आप सभी ने बिजनेस स्टडी पढ़ी है। बिजनेस स्टडी में हम लोगों ने काफी सारे जो बिजनेस वो होते हैं टाइप्स, ठीक है, वो पढ़े हैं। ठीक है, जिसमें आप सभी ने पढ़ा हुआ है एक सोल प्रोप्राइटर होता है। ठीक है, सोल प्रोप्राइटर में क्या होता है, एक आदमी क्या करता है, इन्वेस्टमेंट करता है। ठीक है, क्या करता है, एक ही आदमी इन्वेस्ट करता है, वही मैनेज करता है, वही कैपिटल कंट्रीब्यूट करता है, यानी कि सारे बिजनेस की देखरेख वही करता है। इन केस उसको कोई काम हो जाए या उसको कुछ कैजुअलिटी हो जाए, ठीक है, तो उसका बिजनेस क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। तो ये क्या है, सबसे बड़ी ड्रॉबैक है। दूसरी बात, जो हमारा सोल प्रोप्राइटर होता है, सोल प्रोप्राइटर में जो हमारी लाइबिलिटी होती है, ठीक है, वो भी क्या होती है, अनलिमिटेड होती है। ठीक है, क्या होती है, हमारी लाइबिलिटी कैसी रहती है, अनलिमिटेड रहती है। ठीक है, तो इस कमी को दूर करने के लिए कि जो सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस होता है उसमें लाइबिलिटी अनलिमिटेड रहती है, एक ही आदमी बिजनेस को मैनेज करता है, वही आदमी इन्वेस्ट करता है, वही कैपिटल लगाता है। ठीक है, तो एक आदमी की जो मैनेज करने की कैपेसिटी है, एक आदमी की मैनेज करने की, इन्वेस्ट करने की जो कैपेसिटी है वो एक लिमिटेड होती है। ठीक है, तो लिमिटेड कैपेसिटी होने की वजह से वो बिजनेस को प्रॉपर्ली एक्सपेंड नहीं कर पाता। तो इसी कमी को दूर करने के लिए, ठीक है, एक नया बिजनेस बनाया गया जिसको आप लोगों ने नाम दिया पार्टनरशिप। अब पार्टनरशिप में क्या होता है, जब दो या दो से ज्यादा लोग, दो या दो से ज्यादा, टू और मोर, ठीक है, टू और मोर, जब दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर किसी बिजनेस को चलाने का डिसीजन लेते हैं, उसमें कैपिटल कंट्रीब्यूट करते हैं, उससे होने वाले प्रॉफिट एंड लॉस को एक सर्टेन रेशियो में बांटने का डिसीजन लेते हैं। ठीक है, तो वो बिजनेस क्या कहलाता है, पार्टनरशिप कहलाता है। ठीक है, जब दो या दो से अधिक लोग मिलकर किसी बिजनेस को चलाने का डिसीजन लेते हैं, उसमें क्या करते हैं, सर्टेन रेशियो में कैपिटल कंट्रीब्यूट करते हैं और उससे होने वाले प्रॉफिट एंड लॉस को बांटने का डिसीजन लेते हैं। ठीक है, सर्टेन रेशियो में बांटने का डिसीजन लेते हैं, तो वो बिजनेस क्या कहलाता है, पार्टनरशिप कहलाता है। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो पार्टनरशिप ही है, बेसिक ऑफ पार्टनरशिप, उसको हम पढ़ते हुए फटाफट फिनिश करने का प्रयास करेंगे। कहते देयर आर सर्टेन लिमिटेशंस, सोल ट्रेडर में क्या थी, काफी सारी कमियां थी। ठीक है, इन सोल ट्रेडर ओनली वन मैन इन, एक आदमी कैपिटल लगाता है, वही रिस्क सहन करता है बिजनेस में। अब एक चीज छोटी सी ये बात यहां पर आपको क्लियर कर दूं, ये मतलब नहीं कि एक ही आदमी सिर्फ बिजनेस को ऑपरेट करेगा, यहां पर ओनरशिप से मतलब है, भी ओनरशिप एक आदमी की होगी। ठीक है, वो अपने काम करने के लिए नीचे जितने मर्जी आदमी रख ले, परंतु बात यह है यहाँ पर ओनरशिप से, एक ही आदमी की ओनरशिप होती है यहाँ पे सोल प्रोप्राइटरशिप में। तो एक ही आदमी क्या करता है, देर आर सर्टेन लिमिटेशन ऑफ सोल ट्रेडर में काफी सारी कमियां होती हैं। एक सोल ट्रेडर में वन मैन इन्वेस्ट कैपिटल, एक ही आदमी कैपिटल लगाता है, सारा रिस्क बियर करता है। ठीक है, और सारे का सारा कंट्रोल एंड द होल ऑफ अफेयर ऑफ बिजनेस के ऊपर कहता है एक ही आदमी का होता है। परंतु एक आदमी की जो कैपिटल स्किल कंट्रोलिंग एंड रिस्क टेकिंग कैपेसिटी है वो लिमिटेड होती है नॉर्मल तौर पर। ठीक है, देयरफॉर सम पर्सन में बी कंबाइन एंड एंटर इनटू एन एग्रीमेंट। तो कुछ लोग क्या करते हैं कि इस समस्याओं से पार पाने के लिए, ऊपर कौन कौन सी समस्या आई, देखो एक आदमी कैपिटल लगा रहा है, लिमिटेड सी कैपिटल लगा सकता है, एक आदमी रिस्क लिमिटेड सा बियर कर सकता है, सारे बिजनेस को कंट्रोल करने का जो उसका वो है पर्पस है वो भी लिमिटेड सा रहेगा एक आदमी के कंट्रोल करने का। तो यहां पर वो सोचता है कि क्यों ना इस रिस्क को बांट लिया जाए और स्किल्स को बढ़ा लिया जाए। तो इसके लिए कुछ लोग मिलकर एक एग्रीमेंट में चले जाते हैं, जिसको हम लोगों ने क्या नाम दिया है, पार्टनरशिप कहते हैं। तो पार्टनरशिप क्या होता है, एक रिलेशन ऑफ म्यूचुअल ट्रस्ट होता है एंड फेथ होता है। इन ऑर्डर टू मेंटेन दिस ट्रस्ट, इस ट्रस्ट को मेंटेन रखने के लिए जरूरी है कि पार्टनरशिप अकाउंट बनाए जाएं, किस फॉर्म में, ऑनेस्ट, एक्यूरेट एंड इक्विटेबल मैनर में। पार्टनरशिप अकाउंट शुड बी प्रेजेंट इन ए ट्रू एंड फेयर पिक्चर ऑफ द बिजनेस एंटरप्राइजेस। इस पर्पस के लिए जरूरी है कि आपको डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप स्टडी करना जरूरी है, पार्टनरशिप एक्ट पढ़ना जरूरी है, उसके रेलिवेंट प्रोविजन पढ़ना जरूरी है। तो ये क्या कहता है कि पार्टनरशिप क्या होती है, रिलेशन होता है म्यूचुअल ट्रस्ट और फेथ का। ठीक है, इस ट्रस्ट को मेंटेन रखने के लिए जरूरी है कि पार्टनरशिप अकाउंट जो बनाए जाएं वो ऑनेस्टली, एक्यूरेट और इक्विटेबल मैनर में बनाए जाएं।
ताकि वो क्या करें, अगर आप ईमानदारी से अकाउंट्स मेंटेन करोगे तो आपके अकाउंट्स क्या आप ट्रू और फेयर पिक्चर प्रेजेंट करेंगे। तो इसके लिए जरूरी है कि आपको पार्टनरशिप के एक्ट के बारे में, उसकी डेफिनेशन के बारे में, उसके प्रोविजंस के बारे में सारे की सारी क्या होनी चाहिए, प्रॉपर जानकारी होनी चाहिए। अब नेचर ऑफ पार्टनरशिप, अब ध्यान से सुनना, दो चीजें अलग अलग हैं। कहता है अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग व्यू पॉइंट, अकाउंट ऑफ व्यू पॉइंट से के बारे में बोल रहा है। इसका मतलब क्या है कि जो पार्टनरशिप फर्म है उसको क्या माना जाता है, सेपरेट बिजनेस माना जाता है। जबकि अपन ने क्या पढ़ा है, अपन ने पढ़ा है कि भैया सोल प्रोप्राइटर हो गया, पार्टनरशिप होगी, इनकी सेपरेट एंटिटी नहीं होती या होती है। हम लोगों ने पढ़ा सर है कि अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू, बिल्कुल जी, ठीक है। अकाउंटिंग व्यू ऑफ पॉइंट के मुताबिक सेपरेट बिजनेस एंटिटी होती है इसकी पार्टनर से। कहने का मतलब है एज पर अकाउंटिंग व्यू ऑफ पॉइंट द पार्टनरशिप फर्म इज ट्रीटेड एज ए सेपरेट बिजनेस एंटिटी डिस्टिंक्ट फ्रॉम इस पार्टनर, अपने पार्टनर से अलग इसका अस्तित्व होता है, इसकी एंटिटी होती है। परंतु लीगल व्यू ऑफ पॉइंट से पार्टनरशिप फर्म इज नॉट ए सेपरेट लीगल एंटिटी। अब एक छोटी सी बात है, देखो कितना छोटा सा सवाल है। अगर नॉर्मली लिखा जाए कि बताओ पार्टनरशिप फर्म की सेपरेट बिजनेस एंटिटी होती है या नहीं होती, तो हम कहेंगे नहीं होती। परंतु अगर दो शब्द जुड़ गए साथ में, अकाउंटिंग व्यू ऑफ पॉइंट लिख दिया तो होती है, अगर लीगल व्यू ऑफ पॉइंट लिख दिया तो नहीं होती। यानी कि सवाल कितना छोटा है, ऐसे ऐसे सवालों में फंसाता है हमें, सिंपल सिंपल सी चीजें लिख देता है। परंतु हम यहाँ पर ये चीजें नोट करनी भूल जाते हैं कि लीगल पॉइंट से तो नहीं होती, अकाउंटिंग व्यू ऑफ पॉइंट से होती है। इन अदर वर्ड्स it has no existence separate from its partner, इसकी पार्टनर से अपना अलग अस्तित्व नहीं होता। इसका मतलब क्या हुआ, अगर बैंकरप्टी ऑफ पार्टनरशिप फर्म होती है, बैंक यानी कि पार्टनरशिप फर्म दिवालिया होती है, तो उसके लिए पार्टनर्स हैं जो वो पर्सनली तौर पर जिम्मेवार रहेंगे, लाइबल रहेंगे। इवन इन केस मान लो किसी पार्टनरशिप फर्म ने बाहर पैसे देने हैं, बाहर पैसे देने हैं तो पार्टनरशिप फर्म के पास इतने पैसे नहीं है कि बाहर के पैसे पूरे चुका पाए, तो इस केस में पार्टनर के जो पर्सनल प्रॉपर्टी है, असेट्स है, उसको भी पे करने के लिए लाइबल किया जाएगा। मेरी बात क्लियर हुई यहां तक? यस सर। किसी को यहां तक की कहानी में कोई डाउट हो? सर हाँ जी, अब ध्यान से सुनिए, बहुत बार पूछ लेते हैं कि बताओ पार्टनरशिप की डेफिनेशन कौन से सेक्शन में है, तो आपको सेक्शन 4 में है। कौन से एक्ट में है? एक्ट तो सभी को ही पता है, पार्टनरशिप एक्ट 1932। ये क्या कहता है, पार्टनरशिप एक्ट में 1932 में जो डेफिनेशन है, पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ ए बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। सिंपल सी डेफिनेशन है कि पार्टनरशिप क्या होती है, रिलेशन होता है किसके बीच में, उन लोगों के बीच में जो एग्री राजी हो गए हैं प्रॉफिट और शेयर करने में। जो एक बिजनेस है वो या तो सभी के द्वारा चलाया जाएगा या फिर किसी एक के द्वारा चलाया जाएगा, सिंपली सभी की तरफ से। अब बात आती है यहाँ पर, पहली इसकी फीचर है भी कम से कम 2 पर्सन होने चाहिए, 2 और मोर पर्सन। ठीक है, सिंपल सी बात है कि देयर मस्ट बी एटलीस्ट कम से कम 2 लोग होने चाहिए पार्टनरशिप फर्म में। ठीक है, डजंट स्पेसिफाई द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर, ये बात इंपॉर्टेंट वाली लाइन है ये। पार्टनरशिप एक्ट में मैक्सिमम नंबर के बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ, बट सेक्शन 464 ऑफ इंडियन कंपनी एक्ट 2013 रिस्ट्रिक्ट द नंबर ऑफ मेंबर कितने कर देता है, 50 कर देता है। समझ में आई मेरी बात यहां तक? ये क्या कहता है कि मिनिमम मिनिमम 2 मेंबर चाहिए। हाँ जी सर ਇਹਦਾ मतलब भी मैक्सिमम 50 मेंबर चाहिए ने। मेरी गल सुनो दोबारा, मैंने कहा कि मिनिमम 2 मेंबर चाहिए, ठीक है, हाँ कम जी से कम 2 जरूर चाहिए। परंतु पार्टनरशिप एक्ट में पार्टनरशिप के कितने मैक्सिमम मेंबर हो सकते हैं इसके बारे में एक्सप्लेनेशन नहीं दी गई है, डिफाइन नहीं किया गया। परंतु सेक्शन 464 ऑफ इंडियन कंपनी एक्ट 2013 ये रिस्ट्रिक्ट करता है कि मैक्सिमम कितने मेंबर हो सकते हैं, मैक्सिमम 50 मेंबर हो सकते हैं। कौन कहता है? ये सेक्शन 464 कहता है, किसका? कंपनी एक्ट 2013 का। पार्टनरशिप एक्ट में कोई डेफिनेशन नहीं है मैक्सिमम मेंबर की। ठीक है सर। ठीक है, अपन ने इसके बाद मैंने शायद आपको ग्रुप में काफी बार बताया था कि
कंपनी रूल 2014 भी यही कहता है। ठीक है, कितने मेंबर? 50। ठीक है, जस्ट ए सेकंड, यहाँ पे ना मेरे को एक बात और ध्यान में आ रही है, मैंने आपको ग्रुप में भी काफी बार बताया है कि, जस्ट ए सेकंड, हाँ जी, इसमें ओके, इसमें गलत लिखा हुआ भैया, यहाँ पे ना मैं आपको बताता हूँ, जो सेक्शन 464 है, ठीक है, ये तो कहता है 100 मेंबर, ठीक है, बट कंपनी रूल 2014 ये कहता है 50 मेंबर। क्योंकि मेरे को थोड़ा सा डाउट था, यही था, क्योंकि पहले 100 मेंबर भी तो पढ़े हैं आप लोगों ने, 100 मेंबर भी तो पढ़े हैं हम लोगों ने, ठीक है, कहता है मिनिमम 2 होने चाहिए। अब दोबारा से डिफाइन कर रहा हूं, मिनिमम 2 होने चाहिए। मैक्सिमम में पार्टनरशिप एक्ट में कुछ भी नहीं कहा। जो कंपनी एक्ट 2013 है उसका सेक्शन 464 कहता है कि मैक्सिमम मेंबर 100 हो सकते हैं, परंतु जो कंपनी रूल 2014 है वो कहता है मैक्सिमम मेंबर कितने हो सकते हैं? 50 हो सकते हैं। हाँ जी, अब क्लियर हुई बात? Yes, sir. हाँ जी, अब एग्रीमेंट होना चाहिए। एग्रीमेंट का मतलब होता है कि समझौता होना चाहिए। पार्टनरशिप इज द रिजल्ट ऑफ द एग्रीमेंट का रिजल्ट होती है। इट मस्ट कम इनटू एग्जिस्टेंस बाय एग्रीमेंट से चलती है ये, ऑपरेशन ऑफ लॉ से नहीं चलती। ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है, छोटी छोटी बातें हैं मगर मोटी बातें हैं, ठीक है। भी पार्टनरशिप किससे बनती है? पार्टनरशिप एग्रीमेंट से बनती है, बाय लॉ नहीं बनती है। इसके विपरीत जो एचयूएफ है, ठीक है, वो बाय लॉ बनती है, वो एग्रीमेंट से नहीं बनती। सच एन एग्रीमेंट, ये एग्रीमेंट क्या हो सकता है? इट कैन बी आइदर इन ओरल और रिटन, किसी में भी हो सकता है। द एग्रीमेंट फॉर्म्स द बेसिस ऑफ म्यूचुअल राइट एंड द ड्यूटीज ऑफ ए पार्टनर। कहता है कि एग्रीमेंट है, पार्टनरशिप किसका रिजल्ट होती है? एग्रीमेंट का, ठीक है। ये इसकी एग्जिस्टेंस कहां से आती है? एग्रीमेंट से आती है, ऑपरेशन ऑफ लॉ से, यानी बाय लॉ पार्टनरशिप नहीं बनती। परंतु एचयूएफ जो है, कंपनी भी बाय लॉ बनती है, बाय एग्रीमेंट नहीं बनती। तो एग्रीमेंट कैन बी ऑफ टू टाइप्स, इट कैन बी ओरल इन और रिटन, बट बेस्ट होता है अगर राइटिंग हो तो बेस्ट होता है, ठीक है। आगे है एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस एंड प्रॉफिट। अब सीधी सी बात है भैया, आप लोग पार्टनरशिप कर रहे हो, पार्टनरशिप में आपका मेन मोटिव क्या होता है? बिजनेस करना। अब बिजनेस करने में भी आपका मेन मोटिव क्या होता है? प्रॉफिट अर्न करना। यहाँ पे बिजनेस होने का मतलब क्या है? इट मस्ट बी लीगल। बिजनेस कैसा होना चाहिए? वो लीगल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप बार खोल रहे हो, इलीगल बार खोलने के लिए पार्टनरशिप कर रहे हो, वो एक बिजनेस नहीं माना जाएगा। तो एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस एंड प्रॉफिट मोटिव का क्या मतलब है? पार्टनरशिप कैन बी फॉर्म्ड फॉर द पर्पस ऑफ कैरिंग ऑन सम बिजनेस विद द इंटेंशन ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। भाई आपका बिजनेस करने का मेन पर्पस ही क्या है? प्रॉफिट अर्न करना होता है। परंतु बिजनेस कैसा होना चाहिए? मस्ट बी लीगल। A joint ownership of some property itself cannot be called a partnership। अब आप किसी चीज के इकट्ठे मालिक हो, आप किसी चीज के इकट्ठे मालिक हो, वो पार्टनरशिप नहीं कहलाएगी। ज्वाइंट ऑफ प्रॉपर्टी बाय इटसेल्फ कैन नॉट बी कॉल्ड पार्टनरशिप। किसी चीज का ज्वाइंट ओनर होना पार्टनरशिप नहीं कहलाता। अब सीधी सी बात है, फिर उसके बाद उसमें क्या होगा? प्रॉफिट होगा। उस प्रॉफिट को क्या करोगे? किसी भी रेशो में, जो भी एग्रीड रेशो होगा उसमें क्या कर लोगे? डिस्ट्रीब्यूट कर लोगे। दोनों में कैसा रिलेशनशिप होता है? प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशनशिप होता है। ईच पार्टनर इज एन एजेंट एज वेल एज प्रिंसिपल। एन एजेंट बिकॉज ही कैन बाइंड द अदर पार्टनर्स बाय हिज एक्ट। अब अपने काम के द्वारा वो दूसरों को क्या कर सकता है? बाधित कर सकता है। एक सेकंड होल्ड करना।
हाँ जी, ये क्या कहता है कि पार्टनर रिलेशन ऑफ ईच पार्टनर इज एन एजेंट एज वेल एज पार्टनर प्रिंसिपल भी होता है और वो एजेंट भी होता है। एजेंट के तौर पर वो दूसरे पार्टनर को बाइंड कर सकता है, बाधित कर सकता है अपने एक्ट से, ठीक है, एज ए प्रिंसिपल एंड ए प्रिंसिपल बिकॉज ही हिमसेल्फ कैन बी बाउंड बाय द एक्ट ऑफ हिज। भाई सीधी सी बात है, देखो अगर कोई 3 पार्टनर हैं, कोई 2 पार्टनर ऐसा काम कर रहे हैं जो उसको लगता है कि बिजनेस को नुकसान पहुंचाएगा, तो ये बंदा क्या कर सकता है, इनको वो काम करने से बाधित कर सकता है। यहां पर इसका रोल हो जाएगा एज ए प्रिंसिपल, ठीक है, और एज ए एजेंट बाद में ये भी प्रिंसिपल बन के काम कर सकते हैं। बिजनेस या तो सभी के द्वारा चलाया जाएगा या फिर एक्टिंग फॉर बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम, किसी एक के द्वारा या सभी के द्वारा चलाया जा सकता है। कोई सेपरेट एग्जिस्टेंस नहीं होती। किसके द्वारा सेपरेट एग्जिस्टेंस होती है, अभी पढ़ा अपन ने सेपरेट एग्जिस्टेंस के बारे में 2 व्यू पॉइंट पढ़े हैं। किसके मुताबिक होती है? अकाउंटिंग और लीगल अकाउंटिंग के मुताबिक होती है, ठीक है, परंतु लीगल के मुताबिक नहीं होती, ठीक है। अब पार्टनर के राइट क्या होते हैं? हर पार्टनर को राइट होता है हैज टू राइट टू शेयर प्रॉफिट और लॉसेस विद अदर पार्टनर इन एग्रीगेट रेशियो। एवरी हैज द राइट टू टेक पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस। राइट टू कंसल्ट विद इन द मैटर रिलेटिंग टू द पार्टनरशिप। बिजनेस से संबंधित कोई भी मैटर है उसके बारे में कंसल्ट करने का राइट है। उसको इंस्पेक्ट जांच करने का राइट है। कॉपी ऑफ बुक्स लेने का राइट है अकाउंट्स की, ठीक है। वो कोई भी पार्टनर मना कर सकता है किसी नए पार्टनर को बिजनेस में आने से, उसके पास राइट है, ठीक है। हर पार्टनर का ज्वाइंट ओनर होता है पार्टनरशिप प्रॉपर्टी का। जो भी प्रॉपर्टी होती है हर पार्टनर उसमें क्या होता है, ज्वाइंट ओनर होता है। ये वाली लाइन आ गई इंपॉर्टेंट वाली, ठीक है। इफ ए पार्टनर हैज गिवन लोन टू द फर्म, अगर कोई पार्टनर फर्म को लोन देता है तो उसके पास राइट है वो इंटरेस्ट लेगा एट द रेट 6% पर एनम, ठीक। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दे रखी, 2 बातें हैं यहाँ पे ध्यान से देखो। इफ ए पार्टनर हैज गिवन टू द लोन, फर्म को लोन दिया, ही हैज ए राइट टू रिसीव इंटरेस्ट एट द एग्रीड रेट। उसने लोन दिया, वो इंटरेस्ट ले लेगा अपनी एग्रीड रेट से, परंतु अगर रेट ना दे रखी हो तो 6% लेगा। अब मेरे को यहाँ पे बता दो, ठीक है, इट विल बी कंपाउंड और सिंपल। बताओ। सिंपल ही होगा सर। सिंपल जो इंटरेस्ट लगेगा वो हाँ। सिंपल इंटरेस्ट लगेगा, हाँ ठीक है। अगला क्या कहता है, इफ ए पार्टनर इनकर एक्सपेंसेस ऑफ मेकर और मेक्स पेमेंट ऑन बिहाफ ऑफ द। भी सीधी सी बात है, मान लो 3 लोग पार्टनर हो, नैन्सी, हरलीन एंड देन संगीता, ठीक है। आप 3 लोग पार्टनर हो, ठीक है। नैन्सी गई बाजार, पीछे से आपने फोन किया कि नैन्सी फलानी फलानी चीज दुकान की या अपने फर्म की खत्म हुई पड़ी है, आप प्लीज लेके आना मार्केट से। नैन्सी लेके आई अपनी पॉकेट से, आकर आपने इसको गले में से पैसे दे दिए, ठीक है। तो नैन्सी द्वारा किया गया खर्चा, फर्म की बिहाफ पर किया गया खर्चा, ठीक है, आप उसको क्या कर दोगे, वापस कर दोगे, ठीक है। तो उसको राइट है कि वो पैसे अपने क्या ले सकता है, वापस ले सकता है, ये उसके पास राइट है। और इसके द्वारा वापस लिए गए पैसे इसकी इनकम नहीं होंगे, ये चीज भी ध्यान रखनी है, क्योंकि ये तो क्या है, फर्म की तरफ से खर्चा करके आया था अपनी पॉकेट से, तो इसने अपनी फर्म से आके ले लिए। नेक्स्ट क्या कहता है, एवरी पार्टनर हैज अ राइट टू रिटायर। भैया रिटायर हो सकता है नोटिस देकर, ठीक है। फिर एक नई पार्टनरशिप आई बाद में, एलएलपी। अब देखो एलएलपी का मतलब क्या है, देखो एक होती है पार्टनरशिप, एक होती है कंपनी। देखो पार्टनरशिप में एक समस्या रहती है, सबसे बड़ी समस्या क्या रहती है भैया, यहाँ लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है। लाइबिलिटी कैसी होती है, अनलिमिटेड होती है, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम रहती है पार्टनरशिप में, परंतु कंपनी को लगाने के जो रूल्स हैं वेरी टिपिकल। तो इन दोनों के जो क्वालिटीज थी, इन दोनों की क्वालिटीज को मेंटेन रखने के लिए एक नया बिजनेस बना दिया एलएलपी। एलएलपी में क्या होगा, होंगे तो पार्टनर्स, परंतु उनकी लाइबिलिटी क्या हो जाएगी, अनलिमिटेड हो जाएगी। लाइबिलिटी क्या हो जाएगी, अनलिमिटेड हो जाएगी। और उसको लगाने के लिए जो रूल्स एंड रेगुलेशंस थे कंपनी की तरह, वो भी बहुत कम होते हैं। तो दोनों के कॉम्बिनेशन से बनती है एलएलपी। एलएलपी क्या करती है, दोनों के कॉम्बिनेशन से बनती है, ठीक है। इसके अंदर क्या क्वालिटी हो जाती है भी, पार्टनरशिप के
तरह क्या क्वालिटी होगी, पार्टनरशिप की तरह क्वालिटी होगी कि इसमें मेंबर्स होते हैं, ठीक है। सेकंड क्वालिटी ये होगी कि इसको लगाना आसान है। थर्ड क्वालिटी कंपनी से उठा ली कि यहाँ लाइबिलिटी क्या हो जाएगी, यहाँ लाइबिलिटी लिमिटेड हो जाएगी। तो दोनों की क्वालिटीज उठाकर मिलाकर क्या बनती है, एलएलपी बनती है। चलिए जी इसको पढ़ते हैं हम लोग। The limited liability partnership in India came into existence with the enactment of the LLP Act क्या है 2008 है, which laid down the law for the formation and the regulation of LLP यानी कि लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। भी LLP जो है भारत में एग्जिस्टेंस में कब आई है, LLP एक्ट 2008 से आई है, जिसके बारे में जिसमें क्या बताया गया, रूल्स एंड द फॉर्मेशन एंड द रेगुलेशंस ऑफ LLP बताए गए हैं। LLP का मतलब है पार्टनरशिप फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट। कहने का मतलब जो, अब एक बात बताओ, अपन ने पार्टनरशिप पढ़ी ऊपर, क्या उसको रजिस्ट्रेशन कराना मैंडेटरी है? नो सर। ठीक है, उसका रजिस्ट्रेशन कराना मैंडेटरी नहीं है, परंतु एलएलपी तो बोल ही सीधी सी बात रहा है कि वो किसके अंडर रजिस्टर्ड होती है, वो एलएलपी एक्ट 2008 के अंडर क्या होती है, रजिस्टर्ड होती है। LLP एक्ट 2008। ठीक है, अब एलएलपी की फीचर क्या है, एलएलपी से बॉडी कॉर्पोरेट होती है, ठीक है, फॉर्म्ड एंड इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट। कहने का मतलब है बाय लॉ बनी होती है ये क्या होती है, बाय लॉ बनती है। इसकी सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, पार्टनर से इसका अलग अस्तित्व होता है। LLP shall have the perpetual succession। perpetual succession का मतलब ये फीचर उठाएगी है कंपनी से, कंपनी में ये फीचर जो होती है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है मेंबर्स में कम, मेंबर्स में गो, बट द कंपनीज गो फॉरएवर। मेंबर आते रहते हैं, मेंबर जाते रहते हैं, परंतु कंपनी लगातार चलती रहती है। यानी किसी के पार्टनर के आने का, मेंबर के आने का, जाने का, डेथ का, कैजुअलिटी का कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता, कंपनी चलती रहती है। Any changes in the partner of a LLP shall not affect the existence, right or the liability of the LLP। इनको इनके ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता। समझ में आई मेरी बात यहां तक? अब इन दोनों में क्या फर्क होता है, LLP 2008 में और पार्टनरशिप एक्ट 1932 में, इनमें डिफरेंस क्या है? पहला डिफरेंस है भैया एप्लीकेबल लॉ। अब इसके ऊपर लगता है 1932, इसके ऊपर लगता है 2008। इसका रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल होता है, परंतु एलएलपी का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होता है। किसके पास, आरओसी के पास। आरओसी बोले तो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास। क्रिएशन ये एग्रीमेंट से बनती है, पार्टनरशिप अपन ने पढ़ा एग्रीमेंट से बनती है। एलएलपी कैसे बनती है, कैन बिकम सॉरी बाय लॉ बनती है। बॉडी कॉर्पोरेट, बॉडी कॉर्पोरेट कैन नॉट बी बिकम ए पार्टनर, यानी कहने का मतलब है इसके जो मेंबर होंगे वो इंडिविजुअल ही होंगे, पार्टनरशिप में जो मेंबर होंगे वो इंडिविजुअल ही होंगे। परंतु एलएलपी में बॉडी कॉर्पोरेट मतलब कंपनी भी क्या बन सकती है, यहाँ पर पार्टनर बन सकती है। सेपरेट लीगल एंटिटी, पार्टनरशिप में सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती, यहाँ होती है। ठीक है, परपेचुअल सक्सेशन, पार्टनरशिप में परपेचुअल सक्सेशन की क्वालिटी नहीं होती। ठीक है, किसी पार्टनर के कैजुअलिटी हो जाने पर, डेथ वगैरह हो जाने पर पार्टनरशिप बंद हो जाती है, परंतु यहाँ पे क्या होता है, परपेचुअल सक्सेशन होता है। ठीक है, इंडिविजुअल में कम एंड गो। मिनिमम 2, मैक्सिमम अपन ने पढ़ा 50। यहाँ मिनिमम 2, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है एलएलपी में। ओनरशिप ऑफ असेट्स, फर्म कैन नॉट ओन एनी असेट्स, यानी कि फर्म अपने नाम से कोई असेट्स नहीं रख सकती। पार्टनर्स ओन द असेट्स ऑफ द फर्म, पार्टनरशिप में जो फर्म होती है वो अपने नाम से कोई असेट्स नहीं रख सकती, पार्टनर ही क्या होते हैं, ओनर होते हैं असेट्स के। जबकि एलएलपी इंडिपेंडेंट एंटिटी होती है, अपने नाम से असेट्स रख सकती है, अकाउंट खोल सकती है। लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है, यहाँ पर लाइबिलिटी क्या होती है, जितना आपका कंट्रीब्यूशन है वहां तक क्या होती है, आपकी लाइबिलिटी लिमिटेड रहती है। ठीक है जी, नेक्स्ट आता है पार्टनरशिप डीड। अब पार्टनरशिप डीड क्या होती है, अपन ने अभी पढ़ा कि पार्टनरशिप किसका आउटकम है, परिणाम है, एग्रीमेंट का है। तो जरूरी है कि देयर मस्ट बी सम टर्म्स, कुछ टर्म्स और कंडीशन हो जिस पर सारे पार्टनर राजी हों। अभी पढ़ के आए हैं कि पार्टनरशिप किसका रिजल्ट होती है, वो एग्रीमेंट का रिजल्ट होती है। तो इसलिए जरूरी है कि कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हो जिस पर सारे पार्टनर राजी हों। तो ये टर्म्स एंड कंडीशन कैन बी ओरल और रिटन, सीधी सी बात है। द लॉ डजंट मेक, कोई कंपलसरी नहीं बनाता, लॉ नहीं कहता कि ये रिटर्न में हो। ठीक है, बट इन ऑर्डर टू, सारी की सारी मिसअंडरस्टैंडिंग अवॉइड करने के लिए, डिस्प्यूट को दूर करने के लिए,
ये जरूरी है कि ये रिटर्न एग्रीमेंट हो, सारे पार्टनर के द्वारा क्या हो, साइन हो और रजिस्टर्ड हो अंडर द एग्रीमेंट। सच ए रिटन डॉक्यूमेंट विच कंटेन, जिसमें टर्म्स और कंडीशन सारी लिखी होती हैं, इसको पार्टनरशिप डीड और आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप भी कहा जाता है। सिंपल वे में एक ऐसा डॉक्यूमेंट रूल्स, रेगुलेशन, टर्म, कंडीशन सब लिखी हो और सारे भाइयों ने उस पे अपने अपने साइन किए हो, और ये क्या हो, ये वाला जो डॉक्यूमेंट है ये रजिस्टर्ड भी हो अंडर द पार्टनरशिप एक्ट 1932 के तहत। अब जो ये डॉक्यूमेंट होगा, जो ये डॉक्यूमेंट अपन ने तैयार किया है, इस डॉक्यूमेंट को बोलेंगे पार्टनरशिप डीड और आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप। क्लियर है भैया? अब इस कागज में क्या क्या लिखा होगा, नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म, यहां गरारी फंस जाती है। नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म, एड्रेस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, नेम में गरारी फंस जाती है। कुछ ऐसे नाम हैं जिसको गवर्नमेंट अवॉइड करती है, जिसको हम लोगों ने यूज नहीं करना। जैसे मैं कहूं, हम लोगों को नेशनल वर्ड यूज नहीं करना, हम लोगों को रॉयल वर्ड यूज नहीं करना, हम लोगों को क्वीन वर्ड यूज नहीं करना। ठीक है, ऐसे कुछ वर्ड्स है, एम्परर वर्ड है जो, ठीक है, ऐसे कुछ वर्ड हैं जिसको गवर्नमेंट बैन करती है, ये प्राइवेट एग्जिस्टेंस के लिए नहीं है। तो इन शब्दों का इस्तेमाल कंपनी का या सॉरी पार्टनरशिप फर्म का नाम रखते हुए नहीं करना। सेकंड थिंग भैया, ऐसा नाम भी नहीं रखना कि मान लो आपका कोई एड्रेस है, मान लो मार्केट में आपका एड्रेस है और वहां पर राम एंड सन्स ऑलरेडी एग्जिस्टेंस करती है, ठीक है, तो उसी रोड पर, उसी बाजार में आप लोग सेम नाम की फर्म भी नहीं बना के बैठ सकते। ठीक है, सेकंड थिंग क्या होगी भैया, एड्रेस ऑफ द फर्म लिखा जाएगा, पार्टनर के नाम लिख दोगे आप लोग, उनका एड्रेस लिख दोगे। ठीक है, नेचर ऑफ द बिजनेस लिख दोगे। अब नेचर ऑफ द बिजनेस में क्या आएगा, नेचर ऑफ द बिजनेस में आएगा भैया लोकल करोगे, नेशनल करोगे, ठीक है, किस लेवल का बिजनेस करोगे वो लिखा जाएगा। अब अमाउंट जो कैपिटल लगाओगे, कैपिटल कौन सी वाली लगाओगे, फिक्स वाली लगाओगे, फ्लक्चुएटिंग लगाओगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर देना है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगी, ड्रॉइंग पर्सनल पर्पज से निकाले गए पैसे ड्रॉइंग कहलाते हैं, तो कितनी अमाउंट की ड्रॉइंग अलाउ होगी, ठीक है, पर्सनल पर्पज के लिए। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अगर लिया जाएगा तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगी, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, सैलरी अगर कोई पार्टनर वर्किंग है, ठीक है, जो काम किया जाएगा तो उसके बदले में उसको सैलरी दी जाएगी तो कितनी दी जाएगी। गुडविल का वैल्यूएशन कब किया जाएगा, मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल क्या होंगे, जब कोई नया पार्टनर आएगा या कोई पार्टनर रिटायर होगा तो उस टाइम गुडविल को जो क्या बोलते हैं उसको भैया, इवेल्युएट करने के जो मेथड होंगे, वैल्यूएशन करने के जो मेथड होंगे वो कौन से होंगे। अकाउंटिंग पीरियड क्या रखोगे, द पीरियड आफ्टर विच द फाइनल अकाउंट्स ऑफ द फर्म्स टू बी प्रिपेयर्ड, कितने समय बाद अकाउंट्स मेंटेन किए जाए, ये भी बात भी डिसाइड करोगे, हाफ ईयरली करना चाहते हो, ईयरली करना चाहते हो। ठीक है, मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ अकाउंट्स, अकाउंट्स को रिकॉर्ड करने के मेथड क्या होंगे। ठीक है, सेफ कस्टडी ऑडिटिंग करवाना चाहोगे या नहीं करवाओगे, जो फर्म की बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं, ठीक है, वो ऑडिटिंग करानी है कि नहीं करानी है उसकी। डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप किस तारीख को शुरू करी है, ठीक है, जैसे अपन ने पार्टनरशिप शुरू करी है 23/11 को, ठीक है। ड्यूरेशन ऑफ पीरियड, ये पॉइंट वैसे तो कोई भी बिजनेसमैन नहीं चाहेगा कि ये वाला पॉइंट हो, परंतु अगर दो लोग आपस में बातचीत करके कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, कर रहे हो, तो वहां पर ये वाला पॉइंट डेट लिखी जानी जरूरी है कि कितने समय के लिए पार्टनरशिप करेंगे हम लोग। मोड ऑफ डिसोल्यूशन क्या होगा, गार्नर वर्सेस मर्रे, कोई रूल ये बता सकता है मेरे को, एक्सप्लेन कर सकता है ये क्या था। ਸਰ ਪਾਰਟਨਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੁੰਦਾ, ਕੁਝ ਲਿਮਟ ਵਗੈਰਾ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ, ਮੈਕਸਿਮਮ ਮਿਨੀਮਮ। गार्नर वर्सेस मुर्रे जो रूल है वो इनसॉल्वेंसी से रिलेटेड है, ठीक है, इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, चिंता मत करिए। गार्नर वर्सेस मुर्रे इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर से रिलेटेड है। इसमें ये बताएंगे कि सारी की सारी फर्म क्या हो जाएगी, इंसॉल्वेंट, मतलब फर्म के पास पैसे नहीं होंगे पे करने को, तभी फर्म इंसॉल्वेंट हो पाएगी, पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाएगा तो उसका लॉस कैसे बियर करेंगे, किस रेशियो में बियर करेंगे,
इसके बारे में डिटेल जानकारी दी गई है। कहाँ दी गई है? गार्नर वर्सेस मुर्रे में दी गई है, हम लोग पढ़ेंगे। अब इतना बड़ा बिजनेस खोला तो भैया बैंक का, हाँ जी ਸਰ ਇਹਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਇੱਕ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਆ ਗਾਰਨਰ ਵਰਸਸ ਮੁਰੇ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਆਇਆ ਹੋਇਆ क्वेश्चन। कोई गल नहीं, बिल्कुल डिफाइन कराएंगे। हाँ जी, बैंक अकाउंट क्या है? बैंक अकाउंट का मतलब है इतना बड़ा बिजनेस आप लोगों ने बना लिया तो बैंक अकाउंट भी खोलना पड़ेगा। अब किस नाम से खोला जाए? किसी स्पेसिफिक पार्टनर के नाम से खोला जाएगा या फर्म के नाम से खोला जाएगा? ठीक है। एडमिशन के केस में क्या रूल होंगे? ठीक है। रिटायरमेंट के टाइम पे अकाउंट सेटल करने के क्या रूल होंगे? डिस्प्यूट हो जाए, कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व करनी है या नहीं करनी है, खुद बैठ के सुलझाना है अपना पार्टनर के बीच में जो विवाद है। आर्बिट्रेटर होता है जो समझौता करवाने वाला होता है, अपॉइंट करना है या नहीं करना, ये सारी बातें लिखी जाएंगी। अब इंपॉर्टेंस क्या, पार्टनरशिप डीड की जरूरत क्यों है? वैसे तो कहता है लॉ डजंट मेक इट मैंडेटरी, कंपलसरी नहीं बनाता हर फर्म के लिए कि पार्टनरशिप डीड हो, ये हमारी इच्छा पे डिपेंड करता है। कुछ कारण है जिसकी वजह से हम लोग पार्टनरशिप डीड बनाते हैं। इसके अंदर राइट, ड्यूटीज, लाइबिलिटी लिखी होती है। ये हेल्प करता है अवॉइड करने में कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग। जो रिटर्न में डॉक्यूमेंट होगा वो हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर करने में सहायता करेगा। उसके अंदर सारी टर्म्स और कंडीशन लिखी होंगी पार्टनरशिप से संबंधित। कोई डिस्प्यूट हो जाता है पार्टनर के बीच में तो उसको इजीली सेटल डाउन किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ द पार्टनरशिप डीड। दीज आर द रीजन व्हाई वी शुड मेक पार्टनरशिप डीड इन रिटर्न। ठीक है। हेंस it is the always best course to have a written partnership deed duly signed by the partner। सारे पार्टनर के द्वारा साइन की जानी चाहिए। क्या होनी चाहिए? पार्टनरशिप डीड होनी चाहिए। अब मान लो पार्टनरशिप डीड ना हो तो उसकी अनुपस्थिति में क्या क्या रूल लगेंगे? सिंपल सी बात है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इक्वल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देना, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग नहीं लेना, सैलरी टू पार्टनर नहीं देनी, इंटरेस्ट ऑन लोन, अगर किसी पार्टनर ने आपको फर्म को लोन दे रखा है, ठीक है, तो उसे सिर्फ इंटरेस्ट ऑन लोन दिया जाएगा 6% पर एनम, इसके अलावा कुछ नहीं देना। नए पार्टनर की जो एडमिशन है विदाउट द कंसेंट ऑफ द ऑल पार्टनर, बिना सभी पार्टनर के रजी बंदे होने से बिना आप एडमिशन नए पार्टनर का नहीं कर सकते। हर पार्टनर को राइट है कि बिजनेस के कंडक्ट ऑफ बिजनेस में वो पार्टिसिपेट कर सकता है, इंस्पेक्ट ऑफ द बुक्स यानी बुक्स की जांच कर सकता है, उनकी कॉपी ले सकता है। ठीक है। अब इसमें जो पार्टनरशिप ट्रांजैक्शंस को हम लोग रिकॉर्ड करेंगे, ये क्या कहता है? ट्रांजैक्शन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म आर रिकॉर्डेड अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ द डबल एंट्री सिस्टम के बिहाफ पर करी जाती हैं। इन द केस ऑफ सोल प्रोप्राइटर कंसर्न, अ पार्टनरशिप फर्म विल आल्सो प्रिपेयर द ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट एंड ऑफ द एवरी ईयर बनाती है। द ओनली डिफरेंस बिटवीन अकाउंटिंग ऑफ ए सोल ट्रेडर एंड द पार्टनरशिप फर्म इज दैट द प्रॉफिट ऑफ द पार्टनरशिप फर्म आर डिवाइडेड अमंग द पार्टनर में बांट दिया जाता है। भी कहने का मतलब ये है कि जो ट्रांजैक्शन है पार्टनरशिप फर्म की वो बेस्ड होती है प्रिंसिपल ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। सोल प्रोप्राइटरी केस में हम लोग क्या करते हैं? ठीक है, एज जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप में हम लोग क्या बनाते हैं? ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं, वैसे पार्टनरशिप फर्म में भी बनाई जाएगी। सिर्फ डिफरेंस क्या है अकाउंटिंग ऑफ सोल ट्रेडर और पार्टनरशिप में कि जो प्रॉफिट ऑफ द पार्टनरशिप है वो पार्टनर में बांट दिया जाता है। इस पर्पस के लिए यूजुअली फॉर दिस पर्पस द प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसमें पार्टनरशिप में हम लोग क्या करते हैं? जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से क्या आता है? प्रॉफिट आता है, उसको न्यूली ओपन अकाउंट, उसका नाम है पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, वहां ट्रांसफर कर दिया जाता है। ठीक है। अब आप लोगों को बहुत ज्यादा अच्छे वाली समझदारी है, कोई मेरे को पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनवा सकता है? यहां से जो प्रॉफिट पीएल से जो निकल के आया वो यहां पे आ जाएगा। ठीक है, कौन से वाला आएगा? नेट प्रॉफिट आएगा। इस तरफ क्या लिखेंगे? टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू सैलरी टू पार्टनर, टू कमीशन टू पार्टनर,
टू ट्रांसफर टू रिजर्व, बाय क्या आएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब आप सभी को पता है कि अगर क्रेडिट साइड ज्यादा है तो टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, अगर बाय साइड कम है तो क्या लिखेंगे, बाय लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अकाउंट्स क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। हाँ जी, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना आ गया। यस सर। ओके, अब Yes, इससे sir. मैं अगर आपसे एंट्री बनवाऊं, जर्नल एंट्री बनवाऊं, तो 1 बाय 1 बनाइए। पहली एंट्री बनाएगी नैन्सी। सर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है, सैलरी टू कमीशन। यानी कहने का मतलब है पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट जी ऑन कैपिटल टू सैलरी टू कमीशन टू ट्रांसफर टू हाँ रिजर्व आ सकता है। ठीक है, अगर इधर वाला क्या करेंगे, इसमें पी एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू टू पीएल पी एन। एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, बस ऐसा ही बनेगा। हाँ जी ठीक है, इसके अंदर ये सारा अपन ने लिख दिया, ये इसका परफॉर्मा ने ऊपर छाप दिया। हाँ जी ठीक है, अपन ने ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट से निकल गया ग्रोस प्रॉफिट ग्रोस लॉस। उसके बाद इस ग्रोस प्रॉफिट को आप लोग ट्रांसफर करते हो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ठीक है, वहां से निकल के आता है नेट प्रॉफिट एंड लॉस। उस नेट प्रॉफिट एंड लॉस को हम लोगों ने ट्रांसफर कर दिया, कहां ट्रांसफर कर दिया, यहां ट्रांसफर कर दिया, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। ठीक है, डन है जी यहां तक। अब इसकी जर्नल कर रखी है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू पीएल एप्रोप्रिएशन, पहली एंट्री, क्योंकि अपन ने प्रॉफिट एंड लॉस को क्या किया है, ट्रांसफर किया है प्रॉफिट को पीएल एप्रोप्रिएशन में। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री, सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इंटरेस्ट अलाउ कर दिया। पहले इंटरेस्ट अलाउ करने की एंट्री, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगली एंट्री क्या होगी, अब इसको कहां लेके जाओगे, पीएल एप्रोप्रिएशन में। तो एंट्री क्या करोगे, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग को क्रिएट करने की एंट्री, पार्टनर्स उल्टी एंट्री, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट किया था, यहां पार्टनर को पैसे जा रहे हैं तो क्रेडिट कर दिए। अब पार्टनर से पैसे लेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। अब इसको कहां ट्रांसफर करोगे, पीएल एप्रोप्रिएशन में करोगे। तो क्या एंट्री करोगे, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, ये मैंने प्रोफॉर्मा बना रखा है, ये रही इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग टू पीएल एप्रोप्रिएशन। इसी तरह सैलरी का पहले सैलरी क्रिएट करोगे, पार्टनर से सैलरी या कमीशन टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, फिर इसको बंद करोगे। बंद कैसे करेंगे, इसको पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सैलरी और कमीशन कहां ले जाएंगे, पीएल एप्रोप्रिएशन में ले जाएंगे। डन है जी बात यहां तक, हाँ जी ये रही। ठीक है, प्रॉफिट हुआ, रिजर्व में ट्रांसफर करते तो पीएल एप्रोप्रिएशन टू रिजर्व। ठीक है, उसके बाद एंट्री फॉर ट्रांसफर क्रेडिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, जस्ट ए सेकंड होल्ड करिए एक बार।
हेलो, हाँ जी हाँ सर। जी, आ रही है आवाज? हाँ जी सर। ओके। इसके बाद हम लोगों की एंट्रियां होगी। एंट्रियों के बाद आती है हमारी फीचर ऑफ पीएल एप्रोप्रिएशन। फीचर ऑफ पीएल एप्रोप्रिएशन में क्या है? ये एक्सटेंशन है किसका? पीएल का एक्सटेंशन है। हाँ किसके जी। बाद बनाया जाता है? पीएल एप्रोप्रिएशन के बाद बनाया जाता है। ठीक है, इट इज प्रिपेयर्ड ओनली बाय पार्टनरशिप फर्म के द्वारा बनाया जाता है। ये नॉमिनल अकाउंट है। सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल, पीएल एप्रोप्रिएशन कैसा अकाउंट है? नॉमिनल है। ये क्या शो करता है कि किस प्रकार नेट प्रॉफिट है जो अकाउंटिंग पीरियड का एप्रोप्रिएट मतलब बांटा जाता है किसके बीच में? पार्टनर्स के बीच में। भी सीधी सी बात है, ये वाला जो हमारा पीएल एप्रोप्रिएशन है उसके अंतर्गत हम लोग खर्चे नहीं बांटते, उसके अंदर प्रॉफिट को बांटते हैं किसके बीच में? पार्टनर्स के बीच में। ठीक है, एंट्रीज इन दिस अकाउंट आर मेड गिविंग इफेक्ट टू द पार्टनरशिप डीड के मुताबिक की जाती हैं अंडर द पार्टनरशिप एक्ट 1932 के तहत। आगे आता है पीएल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और पीएल एप्रोप्रिएशन में क्या फर्क होता है? हाँ जी, जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस है वो ट्रेडिंग अकाउंट के बाद बनाया जाता है। कहां से स्टार्ट होता है? ये ग्रोस प्रॉफिट ग्रोस लॉस से स्टार्ट होता है, जो ट्रेडिंग अकाउंट के द्वारा निकाला जाता है। जो पीएल एप्रोप्रिएशन है ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद बनाया जाता है। ठीक है, तो ये कहां से स्टार्ट होगा? ये नेट प्रॉफिट से स्टार्ट होता है, जस्ट आपको अभी बताया ऊपर। बनाने का ऑब्जेक्टिव क्या है? पीएल का बनाने का ऑब्जेक्टिव है नेट प्रॉफिट नेट लॉस निकालना, जबकि पीएल एप्रोप्रिएशन बनाने का मकसद है डिस्ट्रीब्यूट करना, बांटना है। किसको? नेट प्रॉफिट को। किनके बीच में? पार्टनर्स के बीच में। ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस। जो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट होता है इसका ना तो ओपनिंग बैलेंस होता है ना क्लोजिंग बैलेंस होता है। ठीक है, पीएल एप्रोप्रिएशन का ओपनिंग बैलेंस भी होता है और क्लोजिंग बैलेंस भी होता है। आगे चेंज चार्ज और एप्रोप्रिएशन, दो बातें होती है। एक चार्ज होता है। हाँ जी। सर ठीक है, ओपनिंग क्लोजिंग कौन सा? अभी अपन ने बाय नेट प्रॉफिट निकाला नहीं था इसको? सर ऐसे तो उसमें भी लिखते नहीं है सर, टू बाय ग्रोस प्रॉफिट ऐसे, तो फिर तो उसको भी इसका तो ओपनिंग बोलते हैं। मेरी बात सुनिए, कोई भी चीज मान ले बैलेंस शीट है या वट एवर कुछ भी है, वहां पे लिखा पड़ा होगा नेट प्रॉफिट, तो इसके लिए वो बाय बैलेंस बीडी बनेगा ना, ओपनिंग वाला बैलेंस, पीएल एप्रोप्रिएशन के लिए तो। हाँ जी। परंतु यहां तो वो नेट प्रॉफिट नेट लॉस बन के ही निकलते हैं ना। चार्ज और एप्रोप्रिएशन, अब दो बातें होती हैं, चार्ज और एप्रोप्रिएशन। जो खर्चे डेबिट किए जाते हैं पीएल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होते हैं। डेबिट करोगे, चाहे रेंट करोगे, इंटरेस्ट करोगे, सैलरी करोगे, वट एवर यू आर डूइंग। ठीक है, तो सर वो क्या प्रॉफिट एंड होंगे? लॉस। यस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो भी आप खर्चे डेबिट करते हो, ठीक हाँ है, वो जी। सारे के सारे खर्चे क्या कहलाते हैं? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट कहलाते हैं। परंतु जो भी आइटम आप डेबिट करोगे पीएल एप्रोप्रिएशन में, इट इज द एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट का बंटवारा होता है ये। ठीक है सर। ठीक है, पार्टनरशिप एग्रीमेंट, जो पीएल अकाउंट होता है, दिस अकाउंट इज नॉट प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस, पार्टनरशिप एग्रीमेंट के मुताबिक नहीं बनाया जाता, एक्सेप्ट सिर्फ किसको छोड़ के? इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम पार्टनर को छोड़ के। ये उसके मुताबिक पार्टनरशिप एक्ट के मुताबिक नहीं बनाया जाता, जबकि पीएल एप्रोप्रिएशन तो बनता ही पार्टनरशिप में है, तो पार्टनरशिप एग्रीमेंट के मुताबिक होगा। अगला है मैचिंग प्रिंसिपल। अब मैचिंग प्रिंसिपल क्या कहता है? मैंने आपको प्रिंसिपल पढ़ाए थे। ये क्या कहता है भैया? सेम ईयर का खर्चा सेम ईयर की इनकम से मैच करना चाहिए। हाँ जी। ठीक है, यही तो पीएल में करते हैं हम लोग। मैचिंग प्रिंसिपल, मैचिंग ऑफ रिवेन्यू अगेंस्ट एक्सपेंसेस इज फॉलोड व्हाइल प्रिपेयरिंग दिस अकाउंट। जब इस अकाउंट को मेंटेन किया जाता है तो वो क्या किया जाता है? मैचिंग रिवेन्यू को मैच किया जाता है एक्सपेंसेस से, जब इस अकाउंट को बनाते हैं, जबकि यहां पर मैचिंग प्रिंसिपल वाला कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल नहीं होता। ठीक है, अब आगे क्या कहता है? कोई भी अमाउंट, कहता पार्टनर्स को दी गई सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन को छोड़कर और रेंट को छोड़कर सारी की सारी एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होती है, नॉट ए चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि पार्टनर को आप कोई भी सैलरी दोगे, कमीशन दोगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोगे, ठीक है, वो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होगा, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट नहीं होगा। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्या होगा? पार्टनर्स लोन और रेंट, जो ये होंगे इसको दिखाया अच्छा जाएगा पीएल। हाँ हाँ हाँ, सर, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब यही होता है ना कि प्रॉफिट हो या ना हो या उनको डेबिट प्रॉफिट करेंगे हो करके। या ना हो उसको डेबिट करना ही करना पड़ेगा। हाँ जी,
आगे डिफरेंस आता है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्या होता है, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट क्या होता है। जो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है उसके अंदर उस खर्चों को शामिल किया जाता है, उन खर्चों को डेबिट किया जाता है। इट इंडिकेट द एक्सपेंसेस टू बी डेबिटेड फ्रॉम प्रॉफिट, चाहे प्रॉफिट से माइनस करने पड़ेंगे, नेट प्रॉफिट और नेट लॉस से क्या करने पड़ेंगे, माइनस करने पड़ेंगे जब आप इसको कैलकुलेट कर रहे हो। तो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है, प्रॉफिट बांटना है आपने। रिकॉर्डिंग, इसको डेबिट साइड दिखाते हैं पीएल की, इसको डेबिट साइड दिखाते हैं पीएल एप्रोप्रिएशन की। नेसेसरी, ये जरूरी होते हैं, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट चाहे प्रॉफिट हो चाहे ना हो जरूरी होते हैं। एप्रोप्रिएशन आर मेड कब किया जाता है, जब प्रॉफिट हो। एग्जाम्पल पार्टनर्स लोन, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर्स सैलरी, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ द एप्रोप्रिएशन और डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, ये आपके सम आ गए। ठीक है, लो जी, परमात्मा आपका भला करेगा। यहां तक की कहानी काफी है एक बार, या चलूं आगे? यस सर, बहुत है सर, बहुत है। हाँ ठीक है, ये पीडीएफ मैं आपको डाल देता हूँ। ठीक है, इसको हम हाँ जी। एक जगह से और पढ़ेंगे, चिंता मत करिए। इसमें काफी सारी कमियां हैं, बट बेसिक्स बताना जरूरी है। इस हाँ पार्टनरशिप को जी। हम दूसरी जगह से भी पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें टाइप्स ऑफ पार्टनर नहीं आए। हाँ ठीक जी। है, बहुत बार टाइप्स ऑफ पार्टनर के बारे में सवाल पूछता है, वो हम लोग अलग जगह से पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं रात वाली क्लास में फिर। थैंक यू सर।